वेलकम टू दी कौन बनेगा ब्यूरोक्रेट की सीरीज के अंदर। सो स्टूडेंट, दिस इज अ मॉक टेस्ट सीरीज और ये मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ यूनिक फॉर्मेट के अंदर, ताकि आप सबको पढ़ने में भी मजा आए और आपको समझ में भी अच्छे से आए। आई थिंक अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तब जब हम उसके सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए हमें मेमोराइज रहते हैं और उससे हम जल्दी सीखते हैं। आपने टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिए होंगे, लेकिन अब हम करेंगे मॉक टेस्ट। तो इसके अंदर मैं आपके मोस्टली वही हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। तो और बाद में हम उसको एनालाइज भी किया करेंगे। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा तो जिस तरीके से उसका फॉर्मेट रहता है ना, तो मैंने उसी तरीके से ये वाला जो मॉक टेस्ट है मैं इसी तरीके से लाने की कोशिश करूंगा आगे भी, ताकि आपको भी मजा आए और आपको भी करने में अच्छा लगे। ये जो मॉक टेस्ट रहेगा ये हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज समझनी होगी कि हम इस मॉक टेस्ट को किस तरीके से करेंगे, ताकि आपको भी मजा आए और आप भी सॉल्व करें और मैं भी सॉल्व करूं। ठीक है, तो बिफोर टू स्टार्ट दैट, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार बोलूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको 10 सेकंड दूंगा और उसके अंदर आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। बिफोर टू प्रोसीड, एक और चीज आपको समझनी है, आपको कैसे करना है। एक आपको शीट ऑफ पेपर लेना है और एक पेपर शीट लेने के बाद अगर आप मैथ्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मेरे साथ तो आप मैथ्स, अदरवाइज ये हमारी जीके की टेस्ट सीरीज है तो हम जीके, आप जीके लिखेंगे और उसके बाद 1 से 25 तक आप कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, नंबर्स को लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जब आप एक एक क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है तो आप क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे। अगर आपका और मेरा आंसर मैच नहीं होता तो आप रॉन्ग लगाएंगे। आप एक अपनी कॉपी भी ले सकते हैं कि अगर आपको जो आंसर समझ में नहीं आता, जो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता, जब मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा तो आप उसकी शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में जब आप टोटल कर लेंगे इन 25 क्वेश्चन का, तो जितने भी आपके करेक्ट आंसर होंगे उसमें आपको अपने आप को +2 मार्क्स देना है। +2 मार्क्स का आप रिवॉर्ड लेंगे और जितने भी इनकरेक्ट होंगे उसमें आप -0.5 की नेगेटिव मार्किंग करेंगे। और लास्ट में आप अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स बता सकते हैं कि आपके 50 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, ताकि अब बाकी बच्चों को भी पता चल पाए कि वो कहाँ लाइक कर रहे हैं, उनका कितना स्कोर आ रहा है और आपको भी पता चल पाए। और लास्ट के अंदर हम एक जैकपॉट क्वेश्चन भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है, तो उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे से कनेक्ट होने के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा, आप कुछ वहाँ पे पूछ भी सकते हैं मुझसे। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उधर भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना शो शुरू करते हैं, अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is in front of you and question number 1 is that which of the Harappa site is not located in India? इनमें से कौन सी साइट इंडिया में, हड़प्पा साइट इंडिया में लोकेटेड नहीं है? ऑप्शन ए चानुदारो, ऑप्शन बी ढोलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगन या ऑप्शन डी अलमगीरपुर। इनमें से कौन सी हड़प्पा साइट इंडिया में लोकेटेड नहीं है? ऑप्शन ए चानुदारो, ऑप्शन बी ढोलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगन या ऑप्शन डी अलमगीरपुर। सो आई होप सो आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा, एक ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चान्हू दारो। Chanudaro is the correct option, that this is the Harappa site which is not located in India. To proceed this question, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं अपने टॉपिक की। हड़प्पा सिविलाइजेशन, कोई कोई इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड समवन, आप कहीं कहीं जगह आप देखेंगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हड़प्पा जो थी, हड़प्पा पहली साइट इधर डिस्कवर हुई थी, कहाँ पे? रवि रिवर के पास, बाय दयाराम सानी।
बाय दयाराम साहनी जी ने। इसे डिस्कवर करा था रवि रिवर के पास इन 1921। सो इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट साइट होती है आपकी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आपकी इंडस रिवर के पास फाइंड आउट हुई थी, इंडस रिवर के पास डिस्कवर्ड हुई थी, और इसे डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने इन 1922। अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करें तो ढोलावीरा जो कि आपकी गुजरात में है, कालीबंगन जो कि आपकी राजस्थान में है, अलमगीरपुर जो कि आपकी यूपी में है, लोथल जिसे डॉकयार्ड पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है वो भी आपका गुजरात में है, बानवली आपका राजस्थान में है, दाइमाबाद जो कि आपका साउथर्न मोस्ट आप कह सकते हैं साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अब कुछ साइट ये तो आपने इंडिया के अंदर देखी, अब कुछ साइट जो इंडिया में नहीं है वो पाकिस्तान में है, तो आप देखेंगे वो है आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, सुतका जेंडर, कभी कभी आप एक और साइट देखेंगे दैट इज कोट डीजी, ये भी आपकी कहाँ है, ये भी आपकी पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर आपको ये कोई सारी ना पता हो, अगर कुछ स्टेट्स भी पता हो, कुछ साइट भी पता हो, तो भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज हम सारी चीजें याद नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीजें हम मेमोराइज रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो एक आपको डांसिंग गर्ल आप देख सकते हैं जो कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी, इसका स्टैचू मिला था, और पशुपति सील विच वॉज सराउंडेड बाय द 4 animal and these 4 animals were buffalo, tiger, rhinoceros and elephant. तो these are the 4 animals जो कि सराउंड थे पशुपति सील के। एक और चीज जो कि आप याद रख सकते हैं कि हॉर्स के जो एविडेंस है वो इस टाइम पे नहीं मिले गए थे। ये तो थी इस टॉपिक की ब्रीफिंग। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो उसकी भी सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली वो यूपीएससी के लिए होगी लेकिन वो आपको एसएससी बाकी एग्जाम्स में भी काफी हेल्प किया करेगी। अगर आप कोई से भी एग्जाम्स देने वाले जैसे डीडीए, एसएससी या बैंक के या आईबी के, तो ये सारी ये जो क्वेश्चंस है ये आप हर जगह फाइंड आउट करेंगे, तो ये टेस्ट सीरीज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हु वाज द फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। इनमें से कौन सा फर्स्ट सोवरेन रूलर था दिल्ली सल्तनत का? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद घौरी या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन सा फर्स्ट सोवरेन रूलर था दिल्ली सल्तनत का? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद घौरी या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो अगर इसकी हम बात करें, आप दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा तो होगा लेकिन कुछ बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट, दैट इज इल्तुतमिश। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया होगा लेकिन ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टीज थी। पहली थी मामलुक डायनेस्टी जिसको कि स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज खिलजी डायनेस्टी एंड थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ वन इज सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज लोधी डायनेस्टी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों नहीं, मैं आपको शॉर्ट के अंदर ब्रीफ करता हूं कि बिफोर द सल्तनत ऑफ दिल्ली कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? वो थी घुरिद डायनेस्टी। घुरिद डायनेस्टी के फाउंडर थे मोहम्मद घौरी। तो मोहम्मद घौरी के कुछ स्लेव्स थे, उसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली टेरिटरी मिली थी संभालने के लिए। तो जब मोहम्मद घौरी की डेथ हुई तो जो दिल्ली टेरिटरी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर थी उन्होंने वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश किया और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। तो देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक सोवरेन रूलर नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ लड़ाई वगैरह नहीं करी थी कि उन्होंने जो है दिल्ली पे रूल किया या दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की। वो तो किसी के स्लेव थे और उनको वो मिली थी संभालने के लिए, और आफ्टर डेथ ऑफ द मोहम्मद घौरी उन्होंने दिल्ली इस सल्तनत की स्टैब्लिश किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका सन आरम शाह वो इस गद्दी पे बैठा था दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी में, ठीक है। लेकिन जो कमांडर इन चीफ थे, जो कुछ उनके राजा मंत्री थे, वो इस आरम शाह से संतुष्ट नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी कि आरम शाह
राजा बने, बिकॉज वो उसको कैपेबल नहीं समझते थे। तो उन्होंने किसको प्रोसीड किया, उन्होंने इल्तुतमिश को प्रोसीड किया। तो वो इल्तुतमिश कौन था, वो सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आफ्टर दैट जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ आरम शाह इल्तुतमिश के बीच में, तो देखा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधा जिसने रूल करा वो था इल्तुतमिश, और आरम शाह का जो टाइम पीरियड था वो कुछ महीनों का था, तो इसलिए उसे निग्लेक्ट किया गया। तो फर्स्ट सोवरिन रूलर देखा जाए किसने राज किया, वो था आपका इल्तुतमिश, और वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक का सन इन लॉ था। नेक्स्ट इल्तुतमिश के बाद किसने रूल किया, किसने फॉलो किया, वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द सन ऑफ द इल्तुतमिश। शी वाज द फर्स्ट वुमन हु रूल द डायनेस्टी। देन नेक्स्ट इज बालबन। बालबन इज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अगर इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूं तो इल्तुतमिश फर्स्ट ऐसा रूलर था जिसने कॉइन्स इशू करे थे इंडिया के अंदर, और उन जिस टाइम पे उसने कॉइन इशू करे थे तो दो नाम थे, दैट इज तनका एंड जीतल। तनका इज फॉर द सिल्वर कॉइन एंड जीतल इज फॉर द कॉपर कॉइन। बालबन was the first ruler to introduce the system of सिजदा and पाइबोस। What do you mean by the सिजदा? आपने देखा होगा जब भी आपने कोई भी मूवी देखते होगे डायनेस्टी टाइम्स की, तो आप देखते होंगे राजा के सामने सब सर झुकाते थे, उसे कहते थे सिजदा। ठीक है, कि अपने रूलर के सामने, अपने किंग के सामने सर झुकाना। और पाइबोस मीन्स उसके पैर चूमना, अपने राजा के पैर चूमना, तो वो था पाइबोस। नेक्स्ट इज खिलजी डायनेस्टी। अगर हम खिलजी डायनेस्टी में देखें तो इसका फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपको इतना तो याद हो गया होगा, ये दो नाम अलाउद्दीन खिलजी एंड जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, एंड इनको फॉलो किसने किया था, ही वाज फॉलोड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द was established by the Gyazuddin Tughlaq. He was followed by the Muhammad Tughlaq, and then he was followed by the Firoz Shah Tughlaq. Then next is सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं था, लेकिन अगर देखें कि इसका फाउंडर कौन था और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन था इस डायनेस्टी के अंदर, तो वो एक ही था, दैट इज खिज्र खान। तो खिज्र खान इज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी लेकिन एग्जिस्ट थी। देन इज Lodhi dynasty. Lodhi dynasty was founded by the Bahlul Lodhi. Then he was followed by the Sikandar Lodhi, and then he was followed by the Ibrahim Lodhi. So Ibrahim Lodhi was the last ruler of the Lodhi dynasty. तो इस छोटे से डायग्राम से आप थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू ले सकते हैं। सो आई होप सो पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में भी आ रहा हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023? ऑप्शन ए, rebooting the economy through science and technology. Option B, science and technology for sustainable future. Option C, to start up igniting young minds to innovate. या ऑप्शन डी, integrated approach in science and technology for sustainable future. सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपके सामने कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 पे आपकी क्या थीम थी। ऑप्शन ए, रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक। ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन सी, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। या ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर C, that is school to startup igniting young minds to innovate. So अगर नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात की जाए तो ये हर साल 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर साइंटिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, he was not a scientist, he was a former prime minister अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है इस दिन को, बिकॉज ऑन 11 में 1998 को इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। कहाँ पे, पोखरण के अंदर। सो इंडिया ने
11 में 1998 को न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था पोखरण में, इसलिए इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास्ड? इनमें से कौन से ईयर में से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2011। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन से ईयर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ था? ऑप्शन ए 2008, 2009, 2010 या 2011। सो आई होप सो आप अपने आंसर टिक कर रहे होंगे और अपने आंसर्स मेरे साथ वेरीफाई कर रहे होंगे और अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पास हुआ था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आपका 2010 में पास हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत एक स्पेशलाइज्ड बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी फॉर द केसेस विच आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में या फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के बारे में ध्यान रखे। सो इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत एक बॉडी स्टैब्लिश की गई थी। जब हमने इसको स्टैब्लिश किया था तो तभी से इंडिया क्या हो गया था? इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने की एक इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड बॉडी स्टैब्लिश की थी। थर्ड इसलिए क्योंकि ऑलरेडी दो कंट्री पहले इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी बना चुकी थी। तो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड इज न्यूजीलैंड। देन देखे एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। यानी अगर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसे डिस्पोज करना एक ऑब्लाइज रहता था कि उन्हें 6 महीने के अंदर, जब भी वो केस फाइल हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसे डिस्पोज करना है, उसे खत्म करना है, उस पर कार्रवाई करनी है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एनजीटी का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। वैसे इसकी 5 ब्रांचेस है, बाकी की 4 ब्रांचेस देखें तो आपकी वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर स्टैब्लिश है। इसका जो चेयरपर्सन होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो आई होप सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और जो इसके लेटेस्ट सभी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो लेटेस्ट जो चेयरपर्सन होंगे एनजीटी के, वो आप गूगल पे देख सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड when there is an increase in the price of commodity, the quantity demanded, option A increase, option B decrease, option C increase then decrease या option D remain same। क्वेश्चन 5 कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड के तहत जब आपकी किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसकी क्वांटिटी होती है उस पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए कहता है इंक्रीज, बढ़ना, ऑप्शन बी डिक्रीज, कम होना, ऑप्शन सी इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ना फिर घटना, या ऑप्शन डी दैट इज रिमेन सेम। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो उसके अंदर आपके कुछ लॉज हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो अगर इसके अंदर हम बात करें तो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीज। वाई डिक्रीज? अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड अपनी इकोनॉमी में पढ़ा होगा तो इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन प्राइस गोज अप द डिमांड विल गो डाउन। यानी अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा जो डिमांड होगी वो डिक्रीज होगी। तो अगर हम देखें कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड डाउन होगी, यानी प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी। एंड लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है प्राइस और क्वांटिटी का लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। और इन दोनों से एक आपकी टर्म बनती है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम मींस
जब आपकी मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड की इक्वल हो जाती है, यानी वो पॉइंट जहां पे आपकी जो सप्लाई की जो डिमांड है, सप्लाई और डिमांड दोनों जब इक्वल हो जाती है, उसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए अभी आपको सिर्फ पॉइंट का जो भी आपका टॉपिक है उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर आपको फुल क्लैरिफिकेशन चाहिए, अच्छे से टॉपिक समझना है, तो उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा नीड है, तो वो मैं पहले बना दूंगा। तो अगर हम इसे ग्राफ से समझना चाहें तो आप ग्राफ देख सकते हैं। जो आप ब्लू लाइन का ग्राफ देख पा रहे हैं, तो ब्लू लाइन का आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये किसका ग्राफ है? सप्लाई का, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई का ये ग्राफ है। इसके अंदर आप देखेंगे पहले जो आपकी क्वांटिटी, पहले जो आपकी प्राइस था वो सपोज ये 3 था, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी? सपोज क्वांटिटी आपकी 3 सप्लाई हो रही थी। अब अगर आपका प्राइस इधर आके 10 हो गया, अगर इधर आके आपका प्राइस 10 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई? आप देखेंगे आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, 10 हो गई ना। देखिए ग्राफ दोनों तरफ से इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो था आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। अगर मैं आपको डिमांड कर्व दिखाना चाहूं तो डिमांड कर्व आप ये रेड वन देख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको समझाना चाहूं, सपोज सबसे पहले आपकी क्वांटिटी का प्राइस था कितना? क्वांटिटी का प्राइस था आपका 3। तो आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी? सपोज इधर है आपकी 10, तो आपकी क्वांटिटी 10 सप्लाई हो रही थी। जैसे जैसे आपका क्वांटिटी का प्राइस जो है, आपकी जो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता गया, सपोज इधर आपका जो कमोडिटी का प्राइस था 10 था, तो अब आप देखेंगे अब आपका ग्राफ जो है वो, अब क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है? अब क्वांटिटी 3 सप्लाई हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ग्राफ है वो कैसे जा रहा है? इनवर्स जा रहा है, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट, जब ये दोनों ग्राफ जहां कट करते हैं, यानी इस पॉइंट को आप देखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, वो दोनों यानी सप्लाई और डिमांड जो है वो दोनों क्या है? इक्वल है। सो आई होप सो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is the major noble truth under the Buddhism? First is दुख, समुदाय, निरोध एंड मग्गा। इनमें से कौन सा बुद्धिज्म के अंदर जो 4 आपको नोबल ट्रुथ दिए गए थे, इनमें से कौन से वो 4 नोबल ट्रुथ हैं? पहला है ऑप्शन ए, दैट इज दुख, समुदाय, निरोध एंड मग्गा। तो ऑप्शन ए कहता है कि ओनली 1, 2 एंड 3, यानी सिर्फ ये 3 है। ऑप्शन बी कहता है 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी कहता है 1, 3 एंड 4। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या ये सारे के सारे। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन से बुद्धिज्म के द्वारा दिए गए नोबल ट्रुथ हैं? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इज, चलिए सबसे पहले आपको बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बोलूंगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में समझते हैं कि बुद्धिज्म, जो कि बुद्ध थे, उनका जन्म एज अ सिद्धार्थ हुआ था। एज अ सिद्धार्थ हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। वह शाक्यास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो प्रजापति गौतमी द्वारा हुई थी। क्यों हुई थी? बिकॉज जब वो बॉर्न हुए थे, सो आफ्टर सम डेज उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो जो भी उनका पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है आज। और इन्होंने शादी की थी यशोधरा से एट द एज ऑफ 16। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। उनका एक फेमस हॉर्स भी था जिसका नाम था कंठक। देखिए ये आपके सारे मेजर पॉइंट्स है बुद्धिज्म के बारे में। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हैं कि उनका नाम सिद्धार्थ था, या कभी बन सकता है कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, वो शाक्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ही वॉज अपब्रिंगिंग बाय द प्रजापति गौतमी। उनकी यशोधरा से शादी हुई थी एट द एज ऑफ 16। उनका सन राहुल था और उनका फेमस हॉर्स कंठक था। एट द एज ऑफ 29,
29 की एज में उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें निर्वाणा अटेंड करना था। उन्होंने निर्वाणा कहाँ अटेंड किया था? बोध गया के अंदर। कहाँ पे? निर्जना रिवर के पास, अंडर द पीपल ट्री, यानी पीपल ट्री के अंदर बोध गया के अंदर निर्जना रिवर के पास उन्होंने निर्वाणा अटेंड किया था। उनकी कुशीनगर के अंदर उनकी डेथ हुई थी, जो कि महाजनपद, अगर आपने पढ़ा होगा महाजनपदा, जो कि आपके 16 महाजनपदा थे, तो कुशीनगर आप देखेंगे वो आपका मल्ला महाजनपदा के अंदर आपका लोकेट होता है। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए 3 जेवल्स थे जो कि बुद्धिज्म आज भी एम्ब्रेस करता है, वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको डिटेल वीडियो देखनी होगी। निर्वाणा जो अटेन था, निर्वाणा का मतलब क्या था कि निर्वाणा कैन बी अटेन बाय, अगर किसी को निर्वाणा अटेन करना है तो वो कैसे अटेन कर सकता है? ही कैन बी अटेन बाय गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स एंड नीड बाय फॉलोइंग द नोबल एटफोल्ड पाथ। यानी अगर किसी को भी निर्वाणा अटेन करना है तो उसे जितनी भी अपनी इच्छाएं, जितनी भी डिजायर्स है, उन सब से उसे मुक्त होना पड़ेगा और उनके दिए गए जो 8 फोल्ड पाथ है वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर 4 मेजर नोबल ट्रुथ के बारे में बात करें हम, तो वो कौन कौन से थे? दैट इज सफरिंग, यानी जो जिंदगी के, या आप कह सकते हैं लाइफ के जो 4 मेजर ट्रुथ हैं, वो उन्होंने कहे थे कि पहला है दुख। दुख इसलिए होता है, सफरिंग की वजह से होता है, और ये जो ओरिजिन होता है इस सफरिंग का, ये जो दुख का ओरिजिन होता है वो क्या है? उसको नाम दिया है समुदाय। देन है सेशन ऑफ सफरिंग, यानी निरोध, यानी इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। एंड पाथ टू सेशन ऑफ सफरिंग, उसे क्या है? मग्गा। मग्गा यानी मार्ग भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आप मार्ग भी देखेंगे, यानी अगर इससे छुटकारा पाना है तो क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा? मार्ग फॉलो करना है। वो कौन सा है? 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, आई होप सो आपको बुद्धिज्म के बारे में मेजर थिंग्स आपको याद आ गई होंगी कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ डैश। एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? ऑप्शन ए अर्थ कोर, ऑप्शन बी अर्थ मेंटल, ऑप्शन सी अर्थ क्रस्ट प्लस मेंटल, या ऑप्शन डी अर्थ क्रस्ट। एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? ऑप्शन ए अर्थ कोर का, ऑप्शन बी अर्थ मेंटल का, ऑप्शन सी अर्थ क्रस्ट प्लस मेंटल का, या ऑप्शन डी अर्थ क्रस्ट का। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्थ मेंटल। इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना होगा। तो अगर आप देखेंगे, अर्थ 3 लेयर होती है। अर्थ की 3 लेयर कौन सी है? वो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एंड कोर इज अगेन डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। अब ये सब क्या है? ये सब जहां जिस पॉइंट से, यानी जिस लाइन से ये सेपरेट होते हैं, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जिस लाइन से सेपरेट होते हैं, उसका नाम है कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी। ये मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस के अंदर ही बता दे रहा हूं। जरूर नहीं अगर ये मैंने बताया तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपर और लोअर क्रस्ट कौन सी डिसकंटिन्यूटी से डिवाइड हो रखे हैं, तो वो है कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी। अगर हम देखें अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल किस डिसकंटिन्यूटी से सेपरेट है? वो आपके रेपेटाइट डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर हम देखेंगे तो वो दोनों लेहमान डिसकंटिन्यूटी से डिवाइड हैं। अब बात करें कि कोर और मेंटल वो किससे डिवाइड है? वो है आपकी मोहवेरिक डिसकंटिन्यूटी से। कोर और मेंटल किस कॉन्टिन्यूटी से डिवाइड है? वो है आपकी मोहवेरिक डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर किससे डिवाइड है? वो है आपके गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दैट इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप सो ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। और अगर आप एस्थेनोस्फीयर देखना चाहेंगे तो एस्थेनोस्फीयर आपका इधर अपर मेंटल के अंदर लाई करता है, तो इधर आपकी आती है एस्थेनोस्फीयर लेयर। सो आई होप सो आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होगी कि अर्थ की 3 लेयर होती है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और एस्थेनोस्फीयर जो है वो आपकी मेंटल का पार्ट है। देन जो क्रस्ट लेयर है वो डिवाइडेड बाय द कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी,
Then crust and mantle are divided by the Mohaveric discontinuity. Mantle is divided by the Repetite discontinuity, and mantle and core is divided by the Gutenberg discontinuity, and core is divided by the Lehman discontinuity. और अगर आप अर्थ का रेडियस देखना चाहे वो कितना है आपका 6371 किलोमीटर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, दैट इज 6371 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो आई होप सो आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी गुजरात। इनमें से कौन सा स्टेट बॉक्साइट की ज्यादा प्रोड्यूसिंग करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीजें कवर कर सकते हैं कि बॉक्साइट तो हमने देख लिया कि वो कौन प्रोड्यूस करता है, ओडिशा करता है। अगर हम बात करें आयरन की, सो आयरन कौन प्रोड्यूस करता है, वो भी आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर आपसे पूछा जाए आयरन में कौन है, वो भी आपका ओडिशा है। कोल सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? झारखंड के अंदर। ये सब आपके कुछ मिनरल्स है जो कि आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। देन अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड आपका कहाँ मेजर प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका कर्नाटका के अंदर। देन फिफ्थ वन इज डायमंड। डायमंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में कहाँ ये प्रोड्यूस होता है, वो होता है महाराष्ट्र। तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं कि बॉक्साइट और आयरन कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो आपके ओडिशा के अंदर होते हैं। कोल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द झारखंड, एंड gold is largest produced by the Karnataka, and diamond is largest produced by Madhya Pradesh, and petroleum is largest produced by महाराष्ट्र। सो आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी तो। ओके, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया कहा जाता है? इंडिया में इनमें से किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ये सब आपका पॉलिटी का पार्ट है। सो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज जो सिस्टम है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मिंटो से आप याद रख सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, अगर आप जानते होंगे लॉर्ड मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी की, उधर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपके पिट्स एक्ट भी आता है। ठीक है, बहुत सारे एक्ट आपके आए थे। तो लॉर्ड मिंटो यानी जिन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें याद रख सकते हैं। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आप ये चीजें लिख सकते हैं एक जगह पे, ताकि आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अगर आपने पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ा है उसके अंदर आपने 3 लिस्ट पढ़ी है, दैट इज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता? ऑप्शन ए फिशरीज, ऑप्शन बी पुलिस,
ऑप्शन सी पब्लिक ऑर्डर या ऑप्शन डी फॉरेस्ट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं आता? ऑप्शन ए फिशरीज, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी पुलिस ऑर्डर या ऑप्शन डी फॉरेस्ट। सो चलिए, आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल सेक्शन पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपने 7 शेड्यूल के अंदर आपने देखा होगा 3 लिस्ट आपकी डिवाइड है, जिसके अंदर से है आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज फिशरीज। फिशरीज जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। बाकी की ये जो तीनों हैं ये आपके कहाँ आते हैं? ये आपके आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। चलिए 7 शेड्यूल जो कि आर्टिकल 246 के तहत आपका दिया गया है उसे देखते हैं। उसमें आपकी 3 लिस्ट गिवन है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपके टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर आपके 100 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट यानी के अंदर 52 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट मीन्स यानी जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी जिन चीजों के ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो अब आप 61 के 61 आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन आप कुछ याद रख सकते हैं कि अगर पब्लिक ऑर्डर संभालना हो, अगर पुलिस ऑर्डर संभालना हो, पब्लिक हेल्थ संभालनी हो, हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ लॉ बनाना हो, बैटिंग या गैम्बलिंग मीन्स जो जुआरी बोलते हैं ना, जुआ जो खेलते हैं, ठीक है, व्हीकल टैक्स, इन सब की ये सब आपके कहा आते? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये सब आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर लॉ बना सकती है। यूनियन मीन जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिन टॉपिक्स के ऊपर यानी जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपके लॉ बना सकती है वो आते हैं यूनियन के अंदर। टोटल 100 है, लेकिन आप कुछ याद रख सकते हैं, अगर पोर्ट्स या रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग या स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग अगर कुछ भी लॉ बनाना है तो वो किसके अंदर आता है? यूनियन के अंदर आता है। कॉन्करेंट के अंदर 52 सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट मीन्स जिसके ऊपर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ गिवन है कि लेकिन अगर जब कहीं पे सहमति नहीं बनती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, लेकिन ज्यादा तवज्जो या बोल सकते हैं मोर वेटेज किसकी बात को दिया जाता है? यूनियन को दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। जो उन्होंने कह दिया वही होगा। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट जो है आपका कंकरेंट लिस्ट का है। ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये सब आपके क्या है? कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक है। जो फिशरीज जो है वो भी आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसलिए ये जो है आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। सो आई होप सो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो भी रही होंगी। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इंडिया इज होस्टिंग द G20 समिट, व्हाट इज द थीम ऑफ G2023? तो अभी रिसेंटली इंडिया ने G20 2023 के अंदर होस्ट किया था। तो जब जो G20 समिट हुआ था 2023 के अंदर, तो उसका जो थीम था वो क्या था? ऑप्शन ए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ऑप्शन बी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन सी, टूडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, या ऑप्शन डी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन सा थीम G2023 के अंदर जो समिट हुआ था, इनमें से कौन सी थीम थी G20 की? सो आई होप आप अपने आंसर करेक्ट कर रहे होंगे। तो देखते हैं इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? आपको G20 के बारे में पता होना चाहिए। देखिए G20 क्या है? एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, ठीक है। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है G20 समिट जो है होस्ट किया था इंडिया के अंदर। ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि मिलती है हर साल। इसकी जो प्रेसिडेंसी है, जैसे 2023 के अंदर इंडिया को मिली थी, वैसे ही हर साल इसकी प्रेसिडेंसी जो भी इनके मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको ये रोटेट होती रहती है। तो हर साल ये मीटिंग होती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, ठीक है।
जो 20 कंट्रीज है वो है आपकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। ये 20 कंट्रीज जो है इस G20 का पार्ट है। अब इस G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास थी, अगर इसका हम थीम देखें तो वो था वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाए तो क्या था वो, वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली, यानी एक पृथ्वी, एक धरती, एक फैमिली, एक फ्यूचर। ठीक है, जो कि हमारे महा उपनिषद से लिया गया है। G20 क्या है, G20 के जो मेंबर हैं, जो भी इनकी कंट्री है, अगर टोटल जीडीपी देखा जाए तो ये 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, और 75% जो क्या है ये इनका ट्रेड के अंदर रहता है। अबाउट 2/3 ऑफ दी, और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, 2/3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन करती है ये G20 कंट्रीज मिलके। ये जो G20 कंट्रीज है इनको आप याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने निमोनिक्स मैंने ढूंढा था, तो वो था दैट इज गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ये एक निमोनिक्स है जिसको आप याद कर सकते हैं, दैट इज गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो गुरु यानी जी से आप देखेंगे जर्मनी, यू से आप देखेंगे यूएसए, आर से आप देखेंगे रशिया, यू से आप याद रख सकते हैं यूके। देन जी यानी जे आई, जे से जापान, आई से इटली, सीता यानी एस से आप याद रख सकते हैं सऊदी अरेबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की एंड ए से अर्जेंटीना। अब से यानी ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, एसएससी मीन्स साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा, एफसीआई, एफसीआई मीन्स फ्रांस, चाइना एंड इंडिया, में यानी एमई, एम मीन्स मैक्सिको, ई मीन्स यूरोपियन यूनियन। वैसे तो कौन सी कंट्रीज हैं नहीं है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेकिन अभी सारी कंट्रीज तो आपको याद नहीं रह सकती, लेकिन आप इस चीज को बार बार आप रिकॉल करेंगे, बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाएगी। तो तब आपका जो सेंसेस जो आपकी कहेंगी ना, तो उससे आप आंसर को सही या गलत बता सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि G20 क्या है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन ए रेयन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन या ऑप्शन डी एक्रेलिक। इनमें से कौन सा पहला सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन ए इज रेयन, ऑप्शन बी इज पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी इज नायलॉन, ऑप्शन डी इज एक्रेलिक। सो योर टाइम इज ओवर। सो देखते हैं करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नायलॉन। So nylon is the first completely synthetic fiber. There are the two type of fiber आपको पता होना चाहिए, that is the natural fiber and synthetic fiber. Synthetic fiber is a part of the man-made fiber and natural fiber means जो कि आपके प्लांट से होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिल्क जो क्या है आपका नेचुरल फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर के अंदर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं होती, बस कहीं ना कहीं आप इसको फीड रख सकते हैं कि फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, वो है आपका नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदारो। अभी हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसके अंदर जो वर्ड आपको साइट मिली थी मोहनजोदारो, उसका एक मीनिंग है। तो उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इज फेवरेट सिटी, ऑप्शन बी माउंड ऑफ डेड, ऑप्शन सी प्लेस ऑफ लिविंग, ऑप्शन डी अ मार्केट एरिया। ये जो पॉइंट है ये मेरा उधर बताना रह गया था, लेकिन आप इसको इस क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं कि मोहनजोदारो जो साइट मिली थी तो उसका मीनिंग क्या है? फेवरेट सिटी, माउंट ऑफ डेड, प्लेस ऑफ लिविंग, आ मार्केट एरिया। मेरे को शायद मोहनजोदारो एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की, आप वो देख सकते हैं, उधर से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प होगी समझने में कि मोहनजोदारो साइट जो थी वो कैसी दिखती थी, वहाँ के कैसे लोग थे। ठीक है, तो देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदारो जो साइट मिली थी इसका मतलब था माउंड ऑफ डेड।
तो ये आप याद रख सकते हैं, ये हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये बहुत बार देखते हैं, और वहाँ पे ये मैंने चीज़ें कवर करा रखी है आपको सारी की सारी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फर्स्ट गुरु हैं सिखों के। ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या ऑप्शन डी गुरु रामदास। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फर्स्ट गुरु हैं सिखों के, दैट इज ऑप्शन ए गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास। ठीक है, तो चलिए, द टाइम इज ओवर, द आंसर इज, ये तो सभी को पता होगा, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरु नानक। गुरु नानक इज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो ना के बराबर आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बाकी के भी जितने गुरुज हैं उनको कैसे याद रखना है उसकी भी ट्रिक मैंने लिख दी है, दैट इज आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं, दैट इज नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए। ठीक है, एक बार निमोनिक्स फिर से रिपीट करते हैं, दैट इज नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो नानक से आप याद रख सकते हैं गुरु नानक, इन्होंने ही लंगर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अंगद से आप याद रख सकते हैं गुरु अंगद, जो कि सेकंड गुरु थे। अमर से आप याद रख सकते हैं गुरु अमरदास, जो कि आपके थर्ड गुरु थे। राम से आप याद रख सकते हैं गुरु रामदास, दैट इज फोर्थ गुरु। अर्जुन से आप याद रख सकते हैं गुरु अर्जुन दास, दैट इज योर फिफ्थ गुरु। गोविंद से आप याद रख सकते हैं गुरु हर गोविंद, देयर आर टू गोविंद इन निमोनिक्स। तो पहले जो थे आपके गुरु हरगोविंद थे, जिन्होंने शाहजहां के अगेंस्ट और जहांगीर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, वो थे आपके गुरु हरगोविंद, और ये आपके सिक्स्थ गुरु थे। राय मीन्स गुरु हर राय। कितनी से आप याद रख सकते हैं गुरु हर किशन, इनको जो है औरंगजेब ने कैद में रखा हुआ था जबरदस्ती, तो ये थे आपके एट्थ गुरु। देन बहादुरी मीन्स गुरु तेग बहादुर जी, जो कि आपके नाइन्थ गुरु थे। और गोविंद, दैट इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपके लास्ट 10th गुरु थे। तो ये इस तरीके से आप चीजें याद रख सकते हैं। मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी आपको बता दी है, दैट इज गुरु हरगोविंद जो थे, उन्होंने शाहजहां और जहांगीर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, और औरंगजेब ने किस गुरु को कैद करा हुआ था, वो थे गुरु हरकिशन, वो आपके 8th गुरु थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे तो आपको खुद भी अच्छे से रिटेन रहेगा, मेमोराइज रहेगा और याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, दैट इज हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनमें से किन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि स्वराज मेरा बर्थ राइट यानी जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये मैंने इसलिए लिया ताकि चीजें आपको याद रहे, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। आप हर एक स्लोगन याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ स्लोगन जो मैं लूंगा वो आप याद रख सकते हैं। दैट इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास जी ने ये कहा था, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। इनमें से किन्होंने ये स्लोगन दिया था? सो आई होप सो आपने अपना आंसर टिक कर लिया, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज बाल गंगाधर तिलक जी का ये स्लोगन है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। इनको अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी को अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनके कुछ किताबें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, केसरी, गीता रहस्य और महारत। ये किन्होंने लिखी थी? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। ये चीजें आप थोड़ी बहुत बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में याद रख सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन आया या उसमें आपको कभी ऑप्शन मिला बाल गंगाधर तिलक जी, तो आप ये चीजें याद रख सकते हैं। बाकी चीजों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में हम पढ़े तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम पढ़े तो इन्हें प्रिंस ऑफ वर्कर्स कहा जाता है। इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी फाउंड करी थी इंडिया के अंदर।
दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक इनकी किताब है जो कि इन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी जी की है। और चित्तरंजन दास जी के बारे में एक चीज आप याद रख सकते हैं कि देश बंधु किसे कहा जाता है, वो चित्तरंजन दास जी को ही एसोसिएट किया गया है नाम देश बंधु। सो होप सो आपको चीज अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, तभी हम आगे फॉलो करेंगे सीरीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन यूएनएफसीसीसी स्टैंड्स फॉर, यानी ये जो यूएनएफसीसीसी है ये क्या स्टैंड करता है, इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कल्चरल कमीशन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन फैकल्टी ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ कंपनी काउंसिल कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन मे बी क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा कि यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। आपके सामने चार ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है आपका यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म। ये क्या है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है। ठीक है, इसे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन है, हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, क्या हमारे लिए डेंजरस कितना ये रहेगा अगर लेवल इंक्रीज होता है। तो बेसिकली देखा जाए ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कंट्रोल के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, और यूएनएफसीसी है, इसको 1992 के अंदर बनाया गया था। इट इज साइंड एट 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे ये जो समिट हुई थी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये जो समिट हुई थी इसके तहत इस यूएनएफसीसीसी को साइन किया गया था। इसको आप अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, या रायो समिट, और कई कई बार आप रायो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ समिट के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, तो वो थी आपकी यूएनएफसीसीसी, जो कि आपकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हु इज नॉर्मन बोरलॉ। हु इज नॉर्मन बोरलॉ, इनमें से नॉर्मन बोरलॉ कौन है। क्या ये फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ऑप्शन बी फादर ऑफ कम्युनिज्म है, ऑप्शन सी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, या ऑप्शन डी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है। इनमें से नॉर्मन बोरलॉ को क्या एसोसिएट किया गया है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो आप अपने ऑप्शन करेक्ट करते रहिए और मेरे साथ वेरीफाई करते रहिए कि क्या आप कितना सही कर पा रहे हैं, कि आपने चीजों को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर देखें तो जो नॉर्मन बोरलॉ है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप ये इधर से कुछ चीजें आपके लिए मैंने क्लियर कर दिए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉ को कहा जाता है, ये एक अमेरिकन है। लेकिन अगर इंडियन मैन की बात करें किसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वो है एम एस स्वामीनाथन। यानी नॉर्मन ई बोरलॉ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये अमेरिकन है। और इंडियन मैन कौन है जिससे फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, वो है एम एस स्वामीनाथन। देन फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि मिल्क से एसोसिएट है, वो है डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन की बात करें, ये ऑयल सीड से रिलेटेड है, ये साम पित्रोडा जी। देन फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन जो कि एग्स से एसोसिएटेड है, और फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। देन फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और किसे फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, निरपाक तुतेज जी को।
देन फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन जो कि मीट से एसोसिएटेड है, और फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू दी विशाल तिवारी। आई होप सो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये आप चीजें साइड साइड में लिखते रहिए। एक आप कॉपी बना लीजिए, आपको जो चीजें आपको नहीं दिखती है, कुछ चीजें अलग से समझ में आती है, तो आप वो नोट डाउन करके रख लीजिए। देन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट मून है जुपिटर का? ठीक है, तो ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी गैनीमीड, ऑप्शन सी इज कैलिस्टो, या ऑप्शन डी इज चैरोन। सो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट मून है जुपिटर का? ऑप्शन ए इज टाइटन, ऑप्शन बी इज गैनीमीड, ऑप्शन सी इज कैलिस्टो, या ऑप्शन डी इज चारोन। तो ये आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज गैनामिड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। ठीक है, इसको नेचुरल सैटेलाइट भी आप बोल सकते हैं, कि नेचुरल सैटेलाइट या मून भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कि जो है लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर है। टाइटन जो है वो किसका है मून? वो है किसकी सैटेलाइट है? वो है सैटर्न की। अगर आप देखें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स है, वैसे तो 9 थे लेकिन अब 8 रह गए हैं। कौन कौन से? पहला है मरकरी जो कि सन के बहुत ही पास है, देन वीनस, देन अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, देन मार्स जिसको कि रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून। ये तो हो गए आपके 8 प्लैनेट। अब एक 9th प्लैनेट भी था, प्लूटो, जो कि अब जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अब ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो कहाँ गायब हो गया है। मे बी कोई उसे बोलता है कि ब्लैक होल उसे ले चुका है अपने अंदर, इसलिए वो गायब हो चुका है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन आप कैलिस्टो देखेंगे तो कैलिस्टो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मून है तो जुपिटर का ही मून, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? गैनामीड। चारों जो देखेंगे वो किसकी सैटेलाइट थी? वो थी प्लूटो की, जो कि अब क्या है? आपका ड्वार्फ प्लेनेट है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट मून जुपिटर कौन है? गैनामीड। आपके 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है आपका मरकरी, लास्ट भी आप याद रख सकते हैं नेपट्यून। अर्थ जो है वो आपका 3rd नंबर पे है, और मार्स जो है आपका 4th है, जिसको कि रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 की इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो साइट धोलावीरा है वो कहाँ लोकेटेड है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करा था उधर ही हमने आंसर समझा था, तो ये तो एकदम सही हो ही जाना चाहिए कि धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, या हरियाणा में। सो योर टाइम इज ओवर। तो देखते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये तो सभी को पता है, दैट इज गुजरात। अभी हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कभी कभी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा जो थी फर्स्ट साइट थी वो रवि रिवर के पास बाय दयाराम सानी जी ने डिस्कवर किया था 1921 के अंदर। मोहनजोदारो जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड, ठीक है, इसको इंडस रिवर के पास डिस्कवर किया था कि इन्होंने R.D. बैनर्जी ने 1922 के अंदर। अगर कुछ साइड देखे, ढोलावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, अलमगीरपुर यूपी के अंदर है, लोथल जो कि डॉकयार्ड पोर्ट है आपका गुजरात में, बानवली भी राजस्थान में है, दाइमाबाद साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपका महाराष्ट्र में है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, सुतका जेंडर और कोट डीजी एक और साइट है, वो आपकी क्या है? पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो वो कौन सी आपकी? एक डांसिंग गर्ल आप याद रख सकते हो, और एक पशुपति सील, जो कि 4 एनिमल्स से सराउंडेड थे। वो थे बफेलो, टाइगर, राइनोसेरस एंड एलिफेंट। तो इस तरीके से अगर आप चीजें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस चाहकर भी गलत होंगे ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है दैट बाय विच नेम द रिवर यारलुंग सांगपो इज नोन इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर को यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है?
ऑप्शन ए इज सुभानश्री रिवर, ऑप्शन बी इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन डी इज मानस रिवर, या ऑप्शन बी इज यांगत्जे रिवर। ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर को यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभानश्री, ब्रह्मपुत्र, मानस या यांगत्जे, इनमें से कौन सी रिवर को कहते हैं? तो चलिए देखते हैं और क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपके तिब्बत और चाइना से होती हुई इंडिया में एंटर करती है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? नामचा बरवा माउंटेन से ये एंटर करती है। कहाँ से? तिब्बत और चाइना से आती हुई। और नामचा बरवा कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से एंटर करती है तो इसे दिहांग नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं आप, एक ही लाइन के अंदर हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है? तिब्बत एंड चाइना से आती है। इंडिया में जब एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करती है? नामचा बरवा से। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और जब वो एंटर करती है तो किस नाम से भी जाना जाता है? उसे दिहांग नाम से भी जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे यमुना जी के नाम से भी जाना जाता है। ये पद्मा यानी गंगा रिवर को भी ज्वाइन करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है यानी खत्म होती है, और तब उसे मेघना रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कितने नाम है? एक तो यारलुंग सांगपो, इस नाम से भी जानते हैं, दिहांग, यमुना, मेघना, ये सब किसके नाम है? आपके ब्रह्मपुत्र के नाम है। अगर आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी पूछा जाए, माजुली, वो कहाँ है? वो आपका रिवर ब्रह्मपुत्र पे ही है। तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार काफी एग्जाम्स में देखा होगा कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली कहाँ पे है लोकेटेड? वो है रिवर ब्रह्मपुत्र पे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द अगला क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर वाज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश? इनमें से कौन सा मुगल एम्परर ब्रिटिश द्वारा रंगून ले जाया गया था? ऑप्शन ए इज बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी इज बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी इज शाह आलम टू, या ऑप्शन डी इज बहादुर शाह थर्ड। इनमें से कौन सा मुगल एम्परर रंगून ले जाया गया था ब्रिटिश द्वारा? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी इज बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी इज शाह आलम टू, या ऑप्शन डी इज बहादुर शाह थर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, नॉट बहादुर शाह फर्स्ट, he was that is option number A is correct, that is Bahadur Shah Zafar. So here it is wrong, that is option A is correct, that is Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar was deported to Rangoon by the British. और बहादुर शाह का बेटा जो सेकंड सन था वो कौन था? अकबर। बहादुर शाह जो था वो सेकंड सन था किसका? अकबर 2 का था। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा याद रखने का है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर एंड सेकेंडर्स इन द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन? यानी प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए कितने मिनिमम प्रपोजर और सेकेंडर रिक्वायर्ड होते हैं? 10-10, 50-50, 25-25 या 15-50। ठीक है, यानी जब प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए, यानी अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है और उसको नॉमिनेट करना है तो उसके पास मिनिमम कितना सपोर्ट होना चाहिए? तो कितने प्रपोजर और सेकेंडर्स होने चाहिए? तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए कहता है 10-10 होने चाहिए, 10 प्रपोजर 10 सेकेंडर, 50-50 होने चाहिए, 25-25 होने चाहिए, या 15-15 होने चाहिए। तो अगर आपने प्रेसिडेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिटिक्स के अंदर तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप मेरे लेक्चर जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही टाइम के अंदर आप उधर से भी कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50-50 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर चाहिए होते हैं। चलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं कि आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूट सेट द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन वन मस्ट मीट टू बी एलिजिबल टू द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 58 जो है वो आपका प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, कौन उसके लिए एलिजिबल होगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, वो आपको बताता है। प्रेसिडेंट और क्या क्वालिफिकेशन देता है
कि प्रेसिडेंट जो भी होगा वो ही मस्ट बी, यानी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। एंड उसकी जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, यानी 35 और उससे अबव होनी चाहिए। he must be qualified, he or she must be qualified to become a member of लोकसभा, और वो लोकसभा के मेंबर होने के लिए भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको दे रखी है। A candidate to be nominated for the office of president need 50 elector and 50 seconders for his name to appear in a ballot। यानी अगर किसी को अपना नाम अपियर कराना है, देना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो उसके पास कम से कम 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है। A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he deposit a cause to be deposit a sum of 15,000 रुपीज, यानी ये एक अमाउंट है 15,000 रुपीज। अगर किसी को नॉमिनेशन के लिए अपना नाम देना है तो उसे 15,000 की धनराशि भी देनी होगी, और इतना 50-50 प्रपोजल और सेकेंडर भी जरूरी होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो दिस इज ऑल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। आप आर्टिकल याद रख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल्स के ऊपर आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 23 क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द 5-year प्लान वॉज द मेन स्लोगन टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यूज्ड। इनमें से कौन से 5-year प्लान के अंदर, इनमें से कौन से 5-year प्लान के अंदर जो स्लोगन है टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यूज हुआ था। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज 9th 5-year प्लान, ऑप्शन बी इज 10th 5-year प्लान, ऑप्शन सी इज 11th 5-year प्लान, या ऑप्शन डी इज 12th 5-year प्लान। इनमें से कौन से 5-year प्लान के अंदर टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का स्लोगन यूज हुआ था। दैट इज 9th, 10th, 11th या 12th। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो टाइम इज ओवर। तो देखिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 11th 5-year प्लान के अंदर ये स्लोगन आपका दिया गया था। अब अगर हम 5-year प्लान की बात करें, ये मैंने आपको कंसोलिडेटेड वे के अंदर आपको क्रिस्प मटेरियल दे दिया है कि फर्स्ट देयर आर 12 5-year प्लान हमारे बने थे। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद हुआ था, ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड था, हैरोड-डमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो हैरोड-डमर मॉडल पे बेस्ड आपका फर्स्ट 5-year प्लान था। ये छोटे छोटे पॉइंट में अभी आपको बता रहा हूँ। सेकंड 5-year प्लान हम देखें, वो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और थर्ड 5-year प्लान गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड 5-year प्लान के बाद आपकी प्लान हॉलीडेज आ गई थी, जो कि 1966 से 69 के टाइम पीरियड के लिए थी। क्यों थी, बिकॉज इस टाइम पे इंडो पाकिस्तान का वॉर छिड़ गया था, और साइनो इंडा वॉर भी आप नाम से जानते होंगे, जिसकी वजह से थर्ड 5-year प्लान जो है वो फेल हो गया था। उसके बाद फोर्थ 5-year प्लान हमारा बना, जिसके अंदर जो 14 मेजर बैंक थे वो नेशनलाइज हुए थे। तो फोर्थ 5-year प्लान के अंदर हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, और इसी वक्त हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। कौन से ईयर के अंदर, फोर्थ 5-year प्लान के अंदर। फिफ्थ 5-year प्लान देखें तो इसके अंदर आपके कुछ स्लोगन जो फेमस है, दैट इज गरीबी हटाओ प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम, ऐसी चीजें आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी फिफ्थ 5-year प्लान के अंदर। फिर उसके बाद आपका रोलिंग प्लान आया था 1978 से 90 के बीच में। तो 1980 के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर आपका सिक्स्थ और सेवन्थ 5-year प्लान के अंदर ऐसी कुछ मेजर थिंग्स है नहीं। उसके बाद आपका एनुअल प्लान आया था, ठीक है, जो कि 1990 से 1991 और 1991 से 1992, यानी 2 साल के लिए आपका ये एनुअल प्लान था। फिर 8th 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो इस प्लान के अंदर नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया था। 9th 5-year प्लान के अंदर आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो थीम थी आपकी वो थी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बनता है कि कौन से 5-year प्लान के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात की गई है, वो आपका 9th 5-year प्लान। ये 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे इसे लॉन्च किया गया था। फिर 10th 5-year प्लान के अंदर अगेन देयर इज नो सच थिंग। नहीं, 11th 5-year प्लान आप याद रख सकते हैं, जिसके अंदर आपका स्लोगन दिया गया था, दैट इज
रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर आपका 11th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है इधर भी इंक्लूसिव ग्रोथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। और इसे किसने प्रिपेयर किया था? सी रंगराजन जी ने प्रिपेयर किया था। देन आपका आया था 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का जो था 12th 5 ईयर प्लान जो था, इट्स मेन थीम इज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, अब इधर भी आपका इंक्लूसिव वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपका 12th 5 ईयर प्लान होगा। ऊपर देखिए आपका इंक्लूसिव ग्रोथ सीधा 11th के अंदर आ रहा है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ किस में आएगा? आपका 11th में आएगा। 12th के अंदर बात करें तो इधर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान के बाद आपका जो है नीति आयोग बन गया था इन 2016, तो उसके बाद जो है 12th 5 ईयर प्लान के बाद आगे कोई भी 5 ईयर प्लान प्रोसीड नहीं हुआ था। तो ये आपको मैंने क्रिस्प वे में आपको 12 5 ईयर प्लान मैंने आपको समझा दिए हैं। डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कोई सी भी एग्जाम, अगर सीईटी भी हो जाता है तब भी आपका जीएस तो रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो इन अ सोलर और लूनर एक्लिप्स, सोलर और लूनर एक्लिप्स के टाइम पे जो अर्थ की शैडो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, कितने रीजन में डिवाइड होती है? ऑप्शन ए 2 पार्ट्स में, ऑप्शन बी 3 पार्ट्स में, ऑप्शन सी 4 पार्ट्स में, या ऑप्शन डी 5 पार्ट्स में। तो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ कि सोलर या लूनर एक्लिप्स के टाइम पे अर्थ की शैडो कितने रीजन में डिवाइड होती है? 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, या 5 पार्ट में। सो आई होप सो ये भी आपने कर लिया होगा, बिकॉज ये काफी जगह हम पढ़ते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो डू नॉट वरी, मैं आपको इधर अच्छे से चीजें समझाता हूं। तो देखिए सोलर और लूनर एक्लिप्स के अंदर जब भी आपकी शैडो बनती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। वो होती है उम्ब्रा, पिनुम्ब्रा एंड अतुम्ब्रा। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। उम्ब्रा मीन्स वो रीजन जहां पे आपकी कंप्लीट शैडो बनती है उसे हम कहते हैं उम्ब्रा, और जहां पे आपकी डिफ्यूज शैडो बनती है उसे हम कहते हैं पिनम्ब्रा। डिफ्यूज शैडो मीन्स धुंधली धुंधली बनती है, और अटम्ब्रा मीन्स कि इट इज अ लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो दैट फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपकी जो पिक्चर बनती है। अगर आप साइंस की स्टूडेंट है तो आप समझ पाएंगे कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपके जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एकदम क्लियर बनती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अतम्ब्रा कहेंगे। अगर आप डायग्राम से समझना चाहे तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि जो मून जो है वो आपका अर्थ और सन के बीच में होता है। मून जो है वो आपका अर्थ और सन के बीच में होता है, तो इसकी जो शैडो है वो आप देख रहे हैं, एक तो इधर बन रही है, और डिफ्यूज शैडो कहाँ है आपकी? जो बगल में बन रही है, साइड्स में बन रही है। ठीक है, तो ये जो बीच में आपकी जो बन रही है ये आपकी फुल शैडो हो गई, और ये आपकी डिफ्यूज शैडो हो गई। जब आपका सन जो है वो अर्थ के अपोजिट साइड होता है, ठीक है, जब अर्थ के अपोजिट साइड होता है यानी सन और अर्थ के बीच में नहीं होता, तब आपका होता है लूनर एक्लिप्स। तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स के अंदर मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, और लूनर एक्लिप्स के अंदर मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में नहीं होता है। तो जब जो इमेज बनेगी तो आप देखेंगे जो कंप्लीट इमेज बनेगी वो इस पॉइंट से कुछ एट अ सर्टेन पॉइंट वो आपकी मीट होएगी। सपोज इस पॉइंट पे मीट होएगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी फुल शैडो, और बाकी जो इस साइड में बनेगी जो परछाई आप बोल सकते हैं वो क्या होगी? डिफ्यूज शैडो। अब पिनुम्ब्रा, उम्ब्रा एंड अतम्ब्रा समझते हैं क्या होगा। ये देखिए इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके अंदर इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? इस सर्टेन पॉइंट के बाद आपको एक क्लियर इमेज दिखेगी। ठीक है, लाइटर इमेज बनेगी लेकिन इधर एक क्लियर इमेज बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अतम्ब्रा हो जाएगा। और इधर इतने रीजन के अंदर, मैं क्लियर करता हूं इसको, इतने रीजन के अंदर आपकी एक क्लियर इमेज बनेगी, वो होगा आपका उम्ब्रा। और ये जो हल्की हल्की इमेज यानी बाकी की साइड में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? आपकी पिनुम्ब्रा। ठीक है, तो ये चीज जो थी आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है कि कितने पार्ट्स के अंदर सोलर और लूनर एक्लिप्स के टाइम पे अर्थ जो है डिवाइड होता है, अर्थ की शैडो डिवाइड होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने जैकपॉट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इनमें से कौन सा पेयर जो है
जो कि सब्जेक्ट और उसकी रिस्पेक्टिव लिस्ट के साथ करेक्टली मैच है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो सब्जेक्ट और लिस्ट दी गई हुई है, जो कि अभी हमने पहले ही पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी करंट लिस्ट का पार्ट है। ऑप्शन बी कहता है टैक्सेस ऑन व्हीकल यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ऑप्शन सी कहता है बैंकिंग जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। या ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट क्या स्टेट लिस्ट का पार्ट है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही अभी क्वेश्चन करा है जिसके अंदर हमने 3 टाइप ऑफ लिस्ट पढ़ी है। तो आई होप सो आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया होगा, देख लिया होगा, टिक कर लिया होगा और सही करा होगा। देखते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो पेयर है ये एकदम करेक्ट है कि बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी किसका पार्ट है? कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है। जो टैक्सेस ऑन व्हीकल है ये किसका पार्ट है? ये स्टेट का पार्ट है। ये आप देखेंगे व्हीकल टैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। अभी अभी हमने पहले पढ़ा था बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट किसका पार्ट है? ये भी आपका यूनियन का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको सारी लिस्ट ना पता हो लेकिन कुछ चीजें पता हो तो भी आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो आर्टिकल 246 के तहत 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आपकी गिवन है, स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट। यानी स्टेट लिस्ट के अंदर आपके 61 सब्जेक्ट है, यानी जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर आपके 100 सब्जेक्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट के ऊपर अपने लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। और टोटल कितने सब्जेक्ट गिवन है? 52 सब्जेक्ट गिवन है। ये कुछ सब्जेक्ट मैंने लिख रखे हैं कि स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, बैटिंग, गैम्बलिंग, व्हीकल टैक्स। यूनियन के अंदर पोर्ट, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज। कंकरेंट के अंदर आप देखेंगे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, ये आपका क्या है? कंकरेंट लिस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सीरीज। अभी हमारा जैकपॉट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर आपको मजा आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपका स्कोर कितना बना वो भी आप बताइए ताकि बाकियों को भी पता चले। चलिए बढ़ते हैं अपने जैकपॉट क्वेश्चन की तरफ। सो जैकपॉट क्वेश्चन आपका जीएस से रिलेटेड नहीं, ये आपका इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा कि select the most appropriate option to improve the underline segment in the given sentence। ठीक है, ये एक अंडरलाइन वर्ड है मीसोगैमिस्ट। इसकी जगह कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिट होगा? आई हेट माई मदर, आपको सेंटेंस गिवन है आई हेट माई मदर, सिस्टर एंड ऑलमोस्ट ऑल द वुमेन। आई एम अ मीसोगैमिस्ट, आई एम अ मीसोगैमिस्ट। सो इस मीसोगैमिस्ट की जगह पे कौन सा वर्ड प्रॉपरली फिट होगा? ऑप्शन ए मीसोगाइनिस्ट, ऑप्शन बी फिलोगाइनिस्ट, ऑप्शन सी साइकोलॉजिस्ट या ऑप्शन डी पॉलीगाइनिस्ट। तो ये क्वेश्चन के लिए आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। आप अपना टाइम लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, ये सारे वर्ड्स की मीनिंग देखिए, आपकी इससे वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, और बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग बताइए ताकि बाकियों को भी समझ में आए और मैं वो जो मोस्ट करेक्ट होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। सो आई होप सो आज की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तभी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।